अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स फ्रॉम 1946 टू 1946 है, नहीं सॉरी 1945 टू 1946, सॉरी गलती होगी। 1945 से 1946 के दरमियान जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स रही, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके ठीक एक साल बाद 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हो गया था। तो इन 2 सालों में बहुत अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई थी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल सिचुएशन इन 1945। 1945 में क्या पॉलिटिक्स की सूरत हाल थी। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार टू, जैसे ही वो वर्ल्ड वार टू शुरू हुई, उस ड्यूरेशन के दौरान जो है अंग्रेज, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था किस तरीके से कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि वो उनके हिस्से की जंग लड़ें। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने वादा किया इंडियन से के जंग के फौरन बाद वो एक नया पॉलिटिकल इन्वायरमेंट लेकर आएंगे, नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिजाइन करेंगे। मौलाना आजाद क्लेम्ड कांग्रेस एज sole representative party of all the people living in India. Jinnah considered the Muslim League the only political party of the Indian Muslims, and on this, the Muslim League had right to appoint Muslim members to the council. जो मौलाना आजाद थे उन्होंने ये क्लेम किया जो कांग्रेस है ना, वो इंडिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको रिप्रेजेंट कर रही है। मौलाना आजाद जो थे वो कांग्रेस के जो है रिप्रेजेंटेटिव थे, और उन्होंने ये चीज क्लियर रखी थी कि हमारी जो पार्टी है वो इंडिया में रहने वाले तमाम लोगों को रिप्रेजेंट करेगी। वाइल ऑन द अदर हैंड जो जिन्ना थे उन्होंने ये चीज क्लियर रखी थी कि हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इशू कुड नॉट बी डिजॉल्व एंड द डिफरेंसेस बिटवीन द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस इंक्रीज्ड। लेकिन उनका ये इशू रिजॉल्व हुआ नहीं। जो लॉर्ड वेवल था उसने जो शिमला कॉन्फ्रेंस रखी थी उसमें उन्होंने खास तौर पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस की पार्टी को इसलिए इनवाइट किया था ताकि मसले मसाइल जो इनके दरमियान है वो हल हो सके। लेकिन मसले मसाइल हल हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि कांग्रेस जो है वो सबको रिप्रेजेंट कर रही थी, इंडिया में रहने वाले तमाम लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी वो सिर्फ मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रही थी। और उसकी वजह सिर्फ यही थी कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही थे जो दब रहे थे, मुसलमानों के साथ ही ज्यादतियां हो रही थी, उन्हीं के राइट्स को दबाया जा रहा था। इसलिए मुस्लिम लीग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही रिप्रेजेंट करना चाहती थी, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए ही लड़ना था। तो ये जो दोनों के डिफरेंसेस थे, इसकी वजह से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान जो इश्यूज थे वो कभी रिजॉल्व हुए ही नहीं। उसके बाद आ जाता है द इलेक्शंस 1945 टू 1946। अब ये जो मीटिंग हुई इसमें कोई सोल्यूशन जब नहीं निकला तो इसके बाद इलेक्शंस हुए। जब वार खत्म हुई, वर्ल्ड वार टू खत्म हुई, दोबारा से मुल्क जो है वो अपनी रूटीन में आना शुरू हुआ, तो मुल्क में इलेक्शंस जो है वो करवाए गए। 1945 से 1946 के दरमियान में इलेक्शंस करवाए गए। जो लॉर्ड वेवल था उसने इलेक्शंस अनाउंस किए इन अगस्त 1945, और अनाउंस करने के बाद ही विजिटेड इंग्लैंड एंड आफ्टर कंसल्टेशंस ही प्रेजेंटेड न्यू पॉलिटिकल स्टेप्स। वो इंग्लैंड गया, इंग्लैंड में जाकर उसने डिसाइड किया कि किस तरीके से इंडिया का कानून बनना चाहिए, नया कैसे एक नया कानून या आइन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए मुल्क के अंदर, किस तरह की पॉलिटिकल चेंजेस मुल्क के अंदर लाई जाए। तो लॉर्ड वेवल बेसिकली इंग्लैंड का, जाहिर है अब बंदा सोचने वाली बात है कि भैया आप इंग्लैंड में अपनी हुकूमत करो ना, आप हमारे मुल्क के ऊपर आकर क्यों हुकूमत कर रहे हो। लेकिन नहीं भाई, ये अंग्रेजों का यही था कि दूसरों के मुल्कों में घुसकर उनकी जायदादों पर, उनकी जमीनों पर कब्जा करना, उनके लोगों को अपना गुलाम बनाना, उनसे उनकी असासे छीन लेना, और फिर उनके लोगों को उन्हीं की जमीनों पर गुलाम बनाकर उनसे काम करवाना। कलोनियलिज्म बेसिकली, तो यही उनका था सिलसिला। तो ये लॉर्ड वेवल ने भी यही किया। यहाँ अब देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडिया का बन रहा है ना, तो इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं उन्हीं से पूछोगे किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। लेकिन नहीं, ये इंग्लैंड गया, वहां पर इसने कंसल्ट किया कि किस तरीके से पॉलिटिकल डिजाइन होना चाहिए इस मुल्क का, और किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिजाइन होना चाहिए। तो जो उसने स्टेप्स एक्सप्लेन किए कि किस तरीके से कानून बनेगा इंडिया का, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा इंडिया का। पहली चीज तो यही कि सेल्फ गवर्नमेंट विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियन लीडर्स, के जितने भी लोग हैं जो सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे हैं, जैसे मुस्लिम लीग हो गया, उनको सेल्फ गवर्नमेंट दी जाएगी, लेकिन साथ ही साथ जो इंडियन लीडर्स हैं या बाकी जो कांग्रेस के लीडर्स हो गए वो अपनी अपनी कॉपरेशन कर सकते हैं उसके साथ। यानी सेल्फ गवर्नमेंट दी जाएगी मुस्लिम लीग को, लेकिन कहीं ना कहीं जितने इंडियन लीडर्स हैं वो बीच में घुसेंगे ही घुसेंगे, तो मुकम्मल तौर पे काइंड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट नहीं है। दूसरा है न्यू इलेक्शंस इन द विंटर। जो नए इलेक्शंस होंगे, दोबारा इलेक्शंस जो करवाए जाएंगे वो मौसम सरमा में, सर्दियों में करवाए जाएंगे।
उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इन द प्रोविंसेस, जितने भी प्रोविंस हैं इंडिया के अंदर, जितने भी प्रोविंस हैं उन सब पर गवर्नमेंट होगी और हर सूबे की एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी, ताकि वो ऑटोनॉमसली जो है अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके, ताकि उन्हें ये ना लगे कि सारे फैसले हम ले रहे हैं। वो अपने प्रोविंसेस पर जो जो भी हुकूमत कर रहा है बंदा, वो अपने प्रोविंस को कंट्रोल कर सकता है, अपने सूबे के फैसले खुद से ले सकता है। तो जितने भी प्रोविंसेस थे उन पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट रखने का भी वादा किया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली टू बी कन्वेंट, द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वाज टू बी सेटल्ड। उसके बाद ये भी कहा गया कि मुल्क के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी। ये जो लॉर्ड वेवेल था जो प्लान लेकर आया था, उसमें उसने ये चीज भी कही थी कि मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होती है बेसिकली एक ऐसी असेंबली जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं मुल्क के, और वो मिलकर मुल्क का आइन बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। और यही सबसे बड़ा मसला था उस मुल्क का, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, आइन बन रहा है, उसमें मुसलमान चाहते थे कि वो भी पार्टिसिपेट करें और इस मुल्क के आइन साजी के प्रोसेस में वो भी पार्ट लें। तो अंग्रेजों ने, इस लॉर्ड वेवेल ने वादा किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मुल्क में होगी, लेकिन अभी कॉन्स्टिट्यूशन की क्या बेसिस होंगी, किस तरीके से असेंबली में मेंबर्स जो हैं वो सिलेक्ट होंगे, वो सारी चीजें अभी डिसाइडेड नहीं थी। उसके बाद लास्ट था एग्जेक्टिव काउंसिल टू बी सेटअप, इट विल हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजर पार्टीज। एक एग्जेक्टिव काउंसिल भी बनाई जाएगी, यानी एक काउंसिल जो बड़े बड़े फैसले ले सकेगी, और उस काउंसिल में जो लोग मेंबर बनकर आएंगे वो मेन पार्टीज हैं जो इंडिया में, जैसे मुस्लिम लीग एक मेजर पार्टी थी, कांग्रेस एक मेजर पार्टी थी, उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको मौका दिया जाएगा कि वो एग्जेक्टिव काउंसिल के पार्ट बने और वो मुल्क से रिलेटेड बड़े बड़े फैसले ले सकें। तो ये था उसका एक प्लान लॉर्ड वेवेल का, जो उसने इंट्रोड्यूस करवाया मुल्क के अंदर। उसके बाद आ जाता है इलेक्शन का टाइम। फाइनली इलेक्शंस जब हुए, तो इलेक्शंस में क्या हुआ, द मुस्लिम लीग स्टैंड वाज वेरी क्लियर, द मुस्लिम लीग इज ए सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स एंड पाकिस्तान इज इट्स अल्टीमेट गोल। जो मुस्लिम लीग थी उनका मकसद बहुत क्लियर था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, कि वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को रिप्रेजेंट करेंगे, और उनका जो मकसद है, उनकी जो मंजिल है, वो पाकिस्तान है। द मुस्लिम लीग लॉन्च्ड द मैसिव कैंपेन फॉर दीज डेस्टिनेशंस, द इस्लामिक स्लोगन्स बिकम मैसिवली पॉपुलर। तो मुस्लिम लीग ने बहुत बड़े लेवल पर बड़ी बड़ी कैंपेन्स की अपनी इस मंजिल को हासिल करने के लिए, और उनके जो इस्लामिक स्लोगन्स थे, जो वो नारे लगाते थे, वो बहुत ज्यादा उस दौर में मशहूर भी हुए थे। इन दिस वे द स्ट्रगल फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान वाज मोटिवेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम। ये जो इस्लाम था ना, मजहब था मुसलमानों का, इसने बहुत मोटिवेट किया मुसलमानों को अपने मकसद को हासिल करने के लिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स थे उस टाइम पर, जो यंगस्टर्स थे, उनमें सबसे ज्यादा जोश था, उन्होंने सबसे अहम रोल प्ले किया इस कोशिश में, क्योंकि यूथ में एंथुजियाज्म होता है, वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं और उनके अंदर सबसे ज्यादा जज्बा होता है तब्दीली लाने का, तो उनका सबसे ज्यादा रोल रहा इस जर्नी में। ऑन द अदर हैंड द कांग्रेस पुट द स्लोगन ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश इन द शेप ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया बिफोर द हिंदू नेशन। जबकि ऑन द अदर हैंड जो कांग्रेस थी, उसका जो मकसद था वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश से, अंग्रेजों से छुटकारा हासिल करना था, और वो अपनी जो कोशिशें उन्होंने जारी रखी हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों से आजाद होने के लिए थी, और वो इंडिया को अनडिवाइडेड देखना चाहते थे। यानी उनकी जो स्ट्रगल थी, उनकी जो मेहनत थी, वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों से छुटकारा हासिल करने के लिए थी, और वो इंडिया को अनडिवाइडेड देखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान लें। दे प्रोक्लेम्ड दैट दे स्टैंड वाज फॉर ऑल द इंडियन कम्युनिटीज, और वो ये क्लेम करते थे कि वो जितनी भी कम्युनिटीज हैं इंडिया में, उन सब कम्युनिटीज के लिए स्टैंड ले रही हैं, जबकि ऐसा नहीं था। वो मुसलमानों के लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे, और मुसलमानों के साथ सिर्फ जातियां हो रही थी। In December 1945, the elections of Central Legislature were held and the Muslim League won all 30 Muslim seats. The Congress won 57 seats. अब इलेक्शंस जब हुए, ऑब्वियसली दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के पर्पस और गोल्स एक दूसरे से बहुत अलग हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एक आज़ादी चाहता है और दूसरा आज़ादी को रोकना चाह रहा है। तो जब इलेक्शंस हुए, जो इलेक्शंस करवाए गए थे वो सेंट्रल लेजिस्लेचर के इलेक्शंस थे, यानी सेंट्रल लेजिस्लेचर का कौन पार्ट बनेगा, ये इलेक्शंस स्पेसिफिकली उसके लिए करवाए गए थे।
सेंट्रल लेजिस्लेचर बेसिकली वो अदारा होता है जो मुल्क के कानून बनाता है, उनको डिजाइन करता है। तो उस इलेक्शंस में जो मुस्लिम लीग है उन्होंने टोटल 30 सीट्स जो है जीती, 30 मुस्लिम सीट्स जीती, जबकि जो कांग्रेस थी उन्होंने 57 सीट्स जीती। उसके बाद ये तो सेंट्रल लेजिस्लेचर के इलेक्शंस थे। उसके बाद प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए, वो हुए 1946 में। इन इलेक्शंस में मुस्लिम लीग ने जितनी भी मुस्लिम सीट्स थी वो जीती, उन इलाकों में जहां पर मुसलमानों की पॉपुलेशन, उनकी अक्सरियत जो है, उनकी मेजोरिटी ज्यादा थी, जैसे पंजाब, बंगाल, सिंध, NWFP, ये चारों वो इलाके थे जो सबसे ज्यादा मुस्लिम मेजोरिटी वाले इलाके थे। तो पंजाब में 86 में से 79 सीट्स जीती, बंगाल में 119 में से 113, और सिंध में 35 में से 28 सीट्स, और NWFP नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पंजाब, या जिसको आज आप खैबर पख्तूनख्वा कहते हो, उसमें 38 में से 17 सीट्स जो है उन्होंने जीती। ये इलेक्शंस हुए। द मुस्लिम लीग आल्सो शोड एन इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस इन द मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस। इतना ही नहीं, वो प्रोविंसेस जहां पर जो मुसलमान है वो माइनॉरिटीज में थे, अकलियत में थे, वहां पर भी मुस्लिम लीग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। द मुस्लिम लीग फॉर्म्ड इट्स मिनिस्ट्री इन सिंध। मुस्लिम लीग ने अपने इलेक्शंस में एक अच्छी जीत के बाद जो है उनको मिनिस्ट्री मिली सिंध की। मुस्लिम लीग ने सिंध में मिनिस्ट्री का काम किया। उसके बाद जो खुदाई खिदमतगार जो थी पार्टी, उन्होंने NWFP पे हुकूमत की, खैबर पख्तूनख्वा पे। उसके बाद कोएलिशन गवर्नमेंट बाय मुस्लिम लीग इन बंगाल एंड यूनियनिस्ट। अब ये दो डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं, मुस्लिम लीग, सॉरी पार्टीज हैं, मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट, लेकिन इन्होंने मिलकर एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई थी। और मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि कोएलिशन गवर्नमेंट होती है बेसिकली जब दो पार्टीज वैसे तो डिफरेंट हैं लेकिन वो कंबाइन होकर, इकट्ठी होकर एक पार्टी के तौर पर काम करते हैं। तो उन दोनों की कंबाइन गवर्नमेंट ने काम किया था इन बंगाल में, मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट ने मिलकर बंगाल में काम किया था। उसके बाद अकालीस एंड कांग्रेस, इन दोनों ने पंजाब में कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई थी। तो इस तरीके से मुल्क चलता रहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो अंग्रेज थे ना, इन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया जिसका नाम था द कैबिनेट मिशन, मार्च 1946। इस मिशन में बेसिकली जो अंग्रेज थे इन्होंने एक लेबर गवर्नमेंट भेजी इंडिया में, और उसका मकसद था जो भी मसले मसाइल हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर आ रहे हैं इंडिया के अंदर, तो उन मसले मसाइल को जो है, उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स को जो है वो रिजॉल्व किया जाए। अब जो लोग उन्होंने भेजे उनमें पहले थे सर पैथिक लॉरेंस, उसके बाद स्टेफर्ड क्रिप्स हो गए, और AV अलेक्जेंडर। ये 3 मेन बंदे थे जिन्होंने इंडिया में आके बहुत सारे गवर्नर्स के साथ मीटिंग की। फिर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स थे उनके साथ भी उन्होंने मीटिंग्स की, और इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स थे जितने भी, जो जैसे मुस्लिम लीग के लीडर्स हो गए, कांग्रेस के लीडर्स हो गए, उनसे भी मुलाकातें की। मौलाना आजाद एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस stressed to establish federal government, and Jinnah repeated the two-nation theory as a universal reality. जो मौलाना आजाद थे वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और वो जिद पर कायम थे कि एक फेडरल गवर्नमेंट बनाई जाए, यानी एक गवर्नमेंट जो पूरे मुल्क को कंट्रोल करेगी। जबकि जो जिन्ना थे वो इस जिद पर कायम थे कि हम टू डिफरेंट सॉरी ऑन द अदर हैंड जो जिन्ना थे वो खुद को बहुत डिफरेंट समझते थे कांग्रेस से, और वो समझते थे कि कांग्रेस के पास कोई राइट नहीं है कि वो एक फेडरल गवर्नमेंट बनाए और पूरे इंडिया को अपने हिसाब से जो है वो चलाए। जिन्ना समझते थे कि हम डिफरेंट हैं इनसे, तो हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनसे डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि वो टू नेशन थ्योरी पे बिलीव रखते थे। ऑन April 19, 1946, all the newly elected Muslim members pledged in Delhi Convention to shatter the Hindu dream of united India. In the second Shimla Conference, May 15, 1946, the Muslim League wished 2 legislative assemblies while anti-Muslim political parties favored strong center. April 19, 1946 को मुसलमानों के जितने भी मेन मेंबर्स थे, मुस्लिम लीग के इंपॉर्टेंट मेंबरान थे, उन्होंने दिल्ली में एक कन्वेंशन या कह लो कि एक मीटिंग टाइप रखी जहां पर उन्होंने जो भी हिंदुओं की जो जिद थी यूनाइटेड इंडिया की, उस जिद को खत्म करने के लिए कि ये यूनाइटेड इंडिया नहीं बन सकता, हम सारे इकट्ठे नहीं रह सकते। इतना ही नहीं, उन्होंने एक दूसरी शिमला कॉन्फ्रेंस रखी थी मई 15, 1946 में,
जिसमें मुस्लिम लीग ने खुलेआम अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि इंडिया में 2 डिफरेंट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होनी चाहिए हैं। एक असेंबली जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेगी और दूसरी जो मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करेगी। वाइल एंटी मुस्लिम लीग पॉलिटिकल पार्टीज फेवर्ड स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो ऑपोजिट थी या एंटी थी या खिलाफ थी मुस्लिम लीग पार्टी के, उन्होंने कहा कि एक ही स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए, एक ही असेंबली होनी चाहिए जो पूरे मुल्क के कानून को चलाए। क्यों भाई, क्यों? तो खैर ये था कैबिनेट मिशन, ठीक है, जिसमें अंग्रेज जो है वो मुस्लिम मसाइल को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसका कुछ खास नतीजा निकल कर आ नहीं था रहा। उसके बाद आ जाता है रिकमेंडेशंस ऑफ द कैबिनेट मिशन। अब ये कुछ रिकमेंडेशंस थी जो अंग्रेजों ने दी ताकि कुछ सेटलमेंट जो है वो हो जाए। ये जो इन्होंने रिकमेंडेशंस या सजेशंस पेश की, ये मई 1946 में उन्होंने दी, जिसमें पहला था इंडियन यूनियन कंप्राइजिंग ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स। उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं और जो ब्रिटिश इंडिया है, वो एक कंट्री बनकर काम करेगा। ब्रिटिश इंडिया यानी वो इलाका जिसपे अंग्रेजों की हुकूमत है, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं जो जिन पर हुकूमत तो इंडिया के ही लोगों की है, लेकिन पीछे से जो है अंग्रेजों का ही कंट्रोल है, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स, ब्रिटिश इंडिया, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सब मिलकर एज वन यूनियन काम करेंगे, एज वन कंट्री काम करेंगे। नंबर 2, सेंटर टू डील विद फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड टैक्सेशन। दूसरी चीज थी कि एक ऐसा सेंटर बनाया जाएगा जहां पर जितने भी फॉरेन अफेयर्स हैं, यानी गैर मुल्की मामलात हैं या डिफेंस से रिलेटेड मामलात हैं, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ से रिलेटेड, हिफाजत से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, और जो टैक्स वगैरह है उनसे रिलेटेड जितने भी मामलात हैं वो देखे जाएंगे। तीसरा, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स विद प्रोविंसेस। जो प्रोविंसेस हैं मुल्क के अंदर जितने भी, उनको भी जितने भी मुल्क के कामकाज हैं, जितने भी अफेयर्स हैं, उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा ताकि किसी की भी हक तलफी ना हो। There will be a legislative and executive comprising representatives of provinces and states. इसके अलावा कहा गया कि हमारे मुल्क में जो भी लेजिस्लेचर होगा या जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स या असेंबलीज होंगी, उसमें जितने भी मुल्क के अंदर प्रोविंसेस हैं या स्टेट्स हैं, उन तमाम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को लेजिस्लेटिव का भी, लेजिस्लेचर का भी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स का पार्ट बनने का मौका दिया जाएगा। यानी जितने भी सूबे हैं प्रोविंसेस हैं इंडिया के अंदर, और जितनी भी स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो इस चीज की शिकायत करते हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज कंट्रोल करते हैं और उन्हें इस चीज का राइट नहीं दिया जाता कि वो अपने ही मुल्क से रिलेटेड फैसले ले सकें, तो अंग्रेजों ने वादा किया कि उन्हें लेजिस्लेचर काउंसिल्स हो गई या लेजिस्लेचर असेंबलीज होगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो गई, उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। No legislation on communal affairs if the majority of the two communities are not present and voting in favor. इसके अलावा कहा गया है कि कोई भी अगर मजहब से रिलेटेड कोई मामलात हैं और मजहब से रिलेटेड कोई कानून पास किया जा रहा है, तो वो तब तक पास नहीं होगा जब तक दोनों मेजर कम्युनिटीज हैं जो इंडिया के अंदर, हिंदू और मुसलमान, जब तक वो दोनों कम्युनिटीज जो हैं उसके हक में वोट नहीं करती हैं, उसको सपोर्ट नहीं करती हैं, तब तक कोई भी कानून मजहब से रिलेटेड पास नहीं किया जाएगा। अगर आप मुसलमानों से रिलेटेड कोई कानून पास करने लगे हो तो उनके मेजोरिटी वोट्स होना जरूरी है, एंड वाइस वर्सा हिंदुओं के केस में भी अगर आप उनके लिए कोई कानून बना रहे हो तो वोट्स जो है वो उनके फेवर में होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कानून पास नहीं किया जाएगा। प्रोविंसेस विल बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। जितने भी प्रोविंसेस हैं उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा। एक वो एरिया होगा, वो प्रोविंस होगा जिसमें हिंदू मेजोरिटी है, जैसा कि यूपी, सीपी, मद्रास, बॉम्बे, बिहार, उड़ीसा, ये वो तमाम इलाके हैं जिसमें हिंदू मेजोरिटी ज्यादा है, तो इन सूबों को हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस बनाया जाएगा। दूसरा जो ग्रुप है वो होगा मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस, जिसमें नॉर्थ वेस्टर्न एरिया जो है सारा वो आ जाएगा, जिसमें पंजाब, NWFP, बलूचिस्तान और सिंध, ये सारे इलाके मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस में आएंगे। और तीसरा ग्रुप है बंगाल और असम का। ईच ग्रुप कुड डिसाइड व्हाट टू बी मैनेज्ड जॉइंटली एंड व्हाट शुड बी मैनेज्ड बाय प्रोविंसेस देमसेल्व्स। ये जितने भी ग्रुप्स हैं, ये जो मैंने अभी बताए, इन ग्रुप्स के पास इस चीज का राइट होगा कि वो चाहे तो साथ मिलकर कुछ मसले मसाइल साथ मिलकर सॉल्व कर लें,
और कौन कौन से मसले मसाइल हैं जो प्रोविंसेस को अपने तौर पर ही हैंडल करने चाहिए। तो इन ग्रुप्स के पास इस चीज का राइट होगा कि वो जितने भी मसले मसाइल हैं चाहे तो साथ मिलकर हल करें, चाहे तो जितने भी प्रोविंसेस हैं वो अपने तौर पर हल करें। अगर उन्हें लगता है कि कोई ऐसा इशू है जो वो साथ मिलकर सॉल्व कर सकते हैं तो वो साथ मिलकर करेंगे, वरना प्रोविंसेस अपने अपने मसले खुद देख ले। After 10 years, a province, by a vote of its legislature, could ask for review of relationship with the union. It implied that a group or province could quit the Indian Union. इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने यह भी कहा कि 10 साल के बाद आपको इस चीज का हक दिया जाएगा कि आप रिव्यू करो कॉन्स्टिट्यूशन को या अपने रिलेशनशिप को एनालाइज करो कि आपका रिलेशनशिप बाकी लोगों के साथ कैसा है, जो बाकी ग्रुप्स बनाए गए हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है। और अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ गलती है या कहीं ना कहीं कोई खामी है तो आपको इस चीज का राइट दिया जाएगा, उस ग्रुप को या उस प्रोविंस को इस चीज का राइट दिया जाएगा, ये वाले जो ग्रुप्स हैं उनको इस चीज का राइट दिया जाएगा कि वो इंडियन यूनियन क्विट कर दें, यानी वो हमारे इस ग्रुप से बाहर निकल जाए अगर उन्हें कहीं लगा कि उनके साथ ज्यादती हो रही है तो। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज। जो भी प्रोविंसेस हैं उनकी अपनी अपनी एक असेंबली होती है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोविंशियल असेंबली। तो उन सब की जो असेंबलीज होंगी वो सारे मिलकर डिसाइड करेंगे कि कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनेगा। जैसे मैं आपको इजी वे में अगर समझाऊं तो लेट्स सपोज कि मुल्क के अंदर बहुत सारे प्रोविंसेस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे, ये समझ लो ये प्रोविंसेस हैं, ड्राइंग को ना देखना, ठीक है, बस समझो, ठीक है, बहुत सारे प्रोविंसेस हैं, ठीक है। अब इन सारे प्रोविंसेस में अपनी अपनी एक प्रोविंशियल असेंबली होती है, ठीक है, इन सब की अपनी एक प्रोविंशियल असेंबली है। सारे प्रोविंसेस ने अपनी अपनी एक असेंबली बनाई हुई है जो अपने अपने प्रोविंस से रिलेटेड मसलों को सॉल्व करती है। और दरमियान में एक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करती है इस पूरे मुल्क का। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कौन कौन मेंबर होगा और कौन डिसाइड करेगा कि हमारे मुल्क का कानून कैसे बनेगा, तो वो डिसाइड कौन करता था, ये सारे जो प्रोविंसेस हैं, इन सारे प्रोविंस की जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, ये सारे वोट्स करते हैं और वोटिंग करने के बाद इस प्रोविंस में से कोई एक आध बंदा निकल के आ जाएगा, फिर इस प्रोविंस में से कोई 2-3 बंदे आ जाएंगे, फिर इस प्रोविंस में से कोई 2-3 बंदे वोटिंग के थ्रू, फिर इस प्रोविंस में से 2-3 आएंगे। इस तरह वोटिंग होगी और जो सारे लोग चूज करेंगे वोटिंग के थ्रू वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनेंगे और फिर वो लोग डिसाइड करेंगे कि इस पूरे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे बनेगा। इसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और सारी बहस इसी चीज की थी कि जितने भी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखे जाते हैं वो हिंदू होते हैं। और अंग्रेजों ने इसी फसाद को खत्म करने के लिए कि मुसलमानों को भी इक्वल मौका मिले रिप्रेजेंट करने का खुद को, उन्होंने 3 कैटेगरीज में सीट्स को डिवाइड किया। पहली सीट थी जनरल सीट जिसमें कोई भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी थी मुस्लिम सीट जो सिर्फ और सिर्फ खास तौर पर मुसलमानों के लिए रिजर्व की गई। थर्ड वाली जो थी कैटेगरी उसमें सिर्फ और सिर्फ सिखों के लिए सीट्स रिजर्व की गई ताकि किसी की हक तलफी ना हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इन्होंने ये सारी चीजें डिसाइड की थी। अगली जो शर्त थी वो यही कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट वाली जो उनकी शर्त थी वो भी मानी गई। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का भी कहा। ये उनकी सजेशंस हैं जो वो दे रहे हैं, ये कैबिनेट मिशन वाले, ये उनकी सजेशंस थी जो वो दे रहे थे। तो उन्होंने कहा इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाई जाएगी। तो इंटरिम गवर्नमेंट बेसिकली एक काइंड ऑफ टेम्पररी गवर्नमेंट होती है जो बनाई जाती है कि बहुत सारे अगर पार्टीज हैं तो वो सारे मिलकर एक इंटरिम गवर्नमेंट बना लेते हैं, एक गवर्नमेंट बन जाते हैं टेम्पररी तौर पर तब तक के लिए जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते और परमानेंट तौर पर एक गवर्नमेंट मुल्क के ऊपर नहीं आ जाती, तब तक टेम्पररी तौर पर सारी पार्टीज मिलकर एज एन इंटरिम गवर्नमेंट काम करती हैं। अब ये जब सजेशंस उन्होंने दी कैबिनेट मिशन ने, तो इसके बाद रिएक्शन आया ज़ाहिर है कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का कि उन्हें ये सजेशंस पसंद आई हैं या नहीं आई है। जो मुस्लिम लीग का रिएक्शन था वो ये था कि उन्होंने अपनी पाकिस्तान वाली जिद खत्म कर दी थी क्योंकि उन्हें ये मिशन पसंद आया था। इट एक्सेप्टेड द प्लान फॉर 2 रीजंस। उन्होंने 2 रीजंस की वजह से इस प्लान को एक्सेप्ट किया। पहला कंपल्सरी ग्रुपिंग, जो इन्होंने ग्रुपिंग की थी ना इसके अंदर ये वाली, उन्हें वो ग्रुपिंग पसंद आई थी कि इससे एटलीस्ट मुसलमान अपना अलहदा हो गए हैं और अपने हिसाब से जो है वो उनके पास अपॉर्चुनिटी है चीजें हैंडल करने की। और दूसरी चीज जो उन्हें अच्छी लगी थी वो था द राइट टू आस्क फॉर रिव्यू। ये जो हमने ऊपर पढ़ा था ना
कि 10 साल के बाद उनको रिव्यू करने का मौका दिया जाएगा, और अगर उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आ रही है तो वो चाहे तो इंडियन यूनियन को क्विट कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें मुस्लिम लीग को बहुत अच्छी लगी और उन्होंने अपनी ये जो पाकिस्तान वाली जिद थी उन्होंने छोड़ दी। लेकिन जो कांग्रेस का रिएक्शन आया वो बिल्कुल ही ऑपोजिट था। उन्हें बिल्कुल भी उनकी ये राय पसंद नहीं आई थी, क्योंकि उन्हें ये जो ग्रुपिंग्स वाली चीज थी वो बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वो तो पूरे के पूरे इंडिया पर हुकूमत करना चाहते थे, वो तो मुसलमानों को भी कंट्रोल करना चाहते थे। तो उन्हें ये ग्रुपिंग्स वाली चीज जो है बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, और ये जो रिव्यू वाली चीज थी वो भी उन्हें पसंद नहीं आई कि हमें इस चीज का राइट नहीं होना चाहिए कि हम रिव्यू कर सके कॉन्स्टिट्यूशन को। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाली उनकी सजेशन थी ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो भी मेंबरान बनेंगे वो प्रोविंशियल असेंबलीज के लोग डिसाइड करेंगे, वो उस पर रजामंद थे, लेकिन उन्हें ओवरऑल ये प्रपोजल पसंद नहीं आया था अंग्रेजों का। और सबसे ज्यादा नॉनसेंस जो कांग्रेस ने चीज कही वो यही थी कि दे वर फ्री टू मेक एनी चेंज इन द प्रपोजल। मतलब क्यों भाई, क्यों? यानी वो कह रहे थे कि सारी चीजें हम खुद ही जो है वो हैंडल करेंगे और हमारे पास इस चीज का राइट होगा कि हम जैसे मर्जी चाहें चीजों को चेंज कर सकें, लेकिन किसी और के पास वो राइट नहीं होना चाहिए। अब ऑब्वियसली मुस्लिम लीग को सब समझ में आ रही थी कांग्रेस की इंटेंशंस, तो डेफिनेटली द मुस्लिम लीग वाज अलार्म्ड बाय द कांग्रेस इंटेंशंस। इतना ही नहीं, representation in the interim government became controversial on the question of who would nominate the Muslims representative। अब जो इंटरिम गवर्नमेंट वाला इशू था वो भी कंट्रोवर्शियल हो गया, क्योंकि सब के सब इसी बहस में पड़े हुए थे कि मुसलमानों को कौन रिप्रेजेंट करेगा, उनकी साइड से कौन रिप्रेजेंटेटिव होगा इंटरिम गवर्नमेंट में। टू पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, द कांग्रेस रिफ्यूज्ड टू ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट एंड द ब्रिटिश पोस्टपोन्ड इट। अब जो कांग्रेस थी उन्होंने अंग्रेजों पर प्रेशर डालने के लिए जो है ना वो मना कर दिया कि हम इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट नहीं बनेंगे, तो ब्रिटिश को पोस्टपोन करना पड़ा। अब ऑब्वियसली वो इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट भी इसलिए नहीं बनना चाहते थे क्योंकि अगेन उन्हें मुसलमानों से ही मसले थे। द मुस्लिम लीग वाज डिसअपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश बिहेवियर। ऑब्वियसली जो बिहेवियर था ब्रिटिश का, वो मुस्लिम लीग उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, वो झुक जाते थे आगे। जाहिर है जब भी ऐसा ऐसा कोई मसला होता था तो ब्रिटिश अंग्रेज कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे, और मुस्लिम लीग को इसी चीज की वजह से अफसोस होता था कि हमें हमारा हक नहीं मिलने वाला। एंड दे डिसाइडेड टू रिव्यू इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। इसके बाद दोबारा से जो इन्होंने अपना फैसला सुनाया था कि वो कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन्होंने सोचा कि हमेशा जिसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। दोबारा से उन्हें शक पड़ने लगा कि हम लोग गलत करेंगे अगर हम इनका मिशन या इनका जो भी प्लान है इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जो कांग्रेस है वो किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, और अगर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी तो हम यहाँ रहेंगे नहीं। उसके बाद आ जाता है द डायरेक्ट एक्शन डे, अगस्त 16, 1946। The Muslim League's political strategy brought the Congress on table with the British। अब जो मुस्लिम लीग की ये स्ट्रेटेजी थी वो कुछ इस तरीके से काम की कि कांग्रेस और अंग्रेज जो हैं वो मिलकर बैठे एक टेबल पर मामला को सॉल्व करने के लिए, और फिर कुछ बहस मुबाहिसे के बाद इंटरिम गवर्नमेंट फाइनली बन गई। अंडर नेहरू के अंडर रहते हुए ये इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी ऑन सितंबर 2, 1946। लेकिन कुछ अरसे के लिए मुस्लिम लीग उस इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट नहीं थी। बहुत सारी पार्टीज ने मिलकर इंटरिम गवर्नमेंट बनाई थी, लेकिन मुस्लिम लीग उसका हिस्सा नहीं थी। लेकिन फाइनली मुस्लिम लीग ने अक्टूबर 25, 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन की, और उसमें जो लोग पार्टिसिपेट जिन्होंने किया वो थे लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल रब निश्तर, राजा गजनफर अली, आई चंद्रीगर और जे.एन. मंडल। There were a number of problems of smooth functioning of the interim government due to the Muslim-Hindu differences। अब ऑब्वियसली वो इंटरिम गवर्नमेंट इतनी स्मूथली तो चल नहीं सकती थी, क्योंकि मुसलमान और हिंदू दोनों उसका हिस्सा थे और दोनों में बहुत डिफरेंसेस थे, तो उसको चलाना सही तरीके से बहुत मुश्किल था। उसके बाद क्या हुआ जी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वाज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज इन जुलाई 1946। सेम तरीके से जैसे कैबिनेट मिशन ने बताया था कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, प्रोविंशियल असेंबलीज मिलकर डिसाइड करेंगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट कौन बनेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 1946 में। जो मुस्लिम लीग है उन्होंने जितनी भी मुस्लिम सीट्स थी वो जीत ली, और जो कांग्रेस थी उसने जितनी भी अपनी जनरल सीट्स थी वो सारी जीत ली। द फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड ऑन December 9,
1946 and the Muslim League boycotted it because the Congress wanted to frame the constitution for united India. अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने के बाद जो पहला सेशन हुआ वो दिसंबर 9 1946 को हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग ने उसका बायकॉट कर दिया फौरन ही। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस थी वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाह रही थी जो पूरे के पूरे इंडिया के लिए होगा, यूनाइटेड इंडिया के लिए होगा। तो पूरे इंडिया को कांग्रेस कंट्रोल करना चाह रही थी और पूरे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाह रही थी, जबकि मुस्लिम लीग इसके अगेंस्ट थी बिकॉज दे डिमांडेड 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज। जो मुस्लिम लीग थी वो 2 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज जो है उनकी डिमांड कर रही थी, क्योंकि वो समझते थे कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज होंगी, एक को रिप्रेजेंट करेगी मुस्लिम लीग और दूसरी को रिप्रेजेंट करेगी कांग्रेस, और दोनों अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाएंगे। By the end of 1946, it had become clear that a constitution for united India could not be forced. ये बात समझ में आ गई थी सबको 1946 के एंड तक कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन सकता जिसमें इंडिया और जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों सेटिस्फाइड हों। तो दोनों के लिए डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का होना बहुत जरूरी है, ताकि दोनों अपने अपने मुस्लिम लीग को और कांग्रेस को रिप्रेजेंट करें और फसाद ना हो। तो ये चीज उनको समझ में आ गई थी कि किसी भी सूरत मुस्लिम लीग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। लेकिन इसके बाद जो कैबिनेट मिशन है उन्होंने एक और ऑफर भी दी थी, एक ऑप्शन दिया था मुसलमानों को कि वो अभी के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लें, 10 साल के बाद अगर उन्हें लगे कि उनका हक जो है उनको नहीं मिला या उनके साथ ज्यादतियां की जा रही हैं तो 10 साल के बाद वो छोड़ दें यूनाइटेड इंडिया। लेकिन जाहिर है 10 साल तक कौन बर्दाश्त करता है, इतना लंबा अरसा कॉम्प्रोमाइज वैसे ही बहुत कर चुके थे, मजीद 10 साल के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे। तो एनीवेज ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप इससे आपको हेल्प मिली है, अगर मिली है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, गला थक गया बोल बोल के, और वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।